एयरवेज में नहीं। चलो अच्छा। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू दी क्लास। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। क्लास से बाहर क्यों फेंक दिया गया मुझे? तो कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हम आपको दिखाई सुनाई दे रहे हैं दोस्तों? वेरीफाई कंटिन्यू करके लॉगिन तो कर लूं मैं जरा। खुल जा सिम सिम। तो कैसी रही गर्मियों की छुट्टियां बताओ जरा फटाफट से। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आज 10 दिनों के बाद में वापस क्लास लेने। आई जेन्युइनली मिस्ड यू यार, मुझे तो बहुत याद आती तुम लोगों की। तो एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू गाइस? बढ़िया। चलो बेकार रही गुड इवनिंग, ऑल क्लियर, सब कुछ चलो सही है। अंशिका मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आई यार। चल रहा है बढ़िया, इट्स वर्किंग। अरे उसको लैपटॉप को उधर आग लगा दो कहीं ले जाके। ठीक है। मेरे मोबाइल में चल गई, क्लास खत्म बात। तो सर अब मोटे हो गए हैं। कौन तुम? हाँ तो दुबले हो जाओ, वापस मेहनत करो, पसीना निकालो, कैलोरी जलाओ। मैं मोटा नहीं हुआ, मुझे कौन बोल रहा है? कौन बोला? चलो क्या किया, पहले 5 मिनट में अपन शुरू करेंगे, उसके पहले 5 मिनट सारे बच्चे आ जाए, नया चैप्टर शुरू होना है आज से। पहले बताओ मुझे, सबसे पहले बताओ कितने लोगों ने हॉलीडे होमवर्क करा? और मैथ्स में तो तुम लोगों का प्राण निकल रहे होंगे कि बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क है, बहुत सारा हॉलीडे होमवर्क है। कितने लोगों ने हॉलीडे होमवर्क कर लिया है? बताओ। चैट मुझे सबकी दिख रही है, शायद हो सकता है तुम्हें एक दूसरों की ना दिखे। कर लिया होमवर्क? बढ़िया। तो क्या बोलते हैं उस चीज को, अच्छी बात है कि आपने होमवर्क होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। दूसरी अच्छी बात यह है कि अब हम लोग फिर से गियर अप करेंगे, तो हमारे जैसे एक 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 4 चैप्टर हो चुके थे, तो मैं अब चारों चैप्टर का एक बार टेस्ट भी ले लूंगा। तुम्हें जो मैंने हॉलीडे होमवर्क दिया था डेवलपमेंट चैप्टर की WPP, वो हम डाउट सॉल्विंग वाली क्लास में उस दिन डिस्कस कर लेंगे। और क्या रह गया? और क्या रह गया? और कहाँ गए थे तुम छुट्टी में बताओ? देखो मैं कहाँ कहाँ गया मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने क्या किया गर्मी की छुट्टी में। मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसा बोलेंगे सर हमें बताया नहीं, हमारे यहाँ आ गए और ये वो सारी चीजें, लेकिन समय आएगा हर चीज का, तो हर चीज को उस तरीके से वो करेंगे अपन, सेलिब्रेट करेंगे एक तरह से कह सकते हो। तो मीटअप्स वगैरह करेंगे, तब मैं सबसे मिलूंगा। मैं चाहता था मिलना, और मैं इनफैक्ट बहुत बच्चों से मिला था 4 दिनों में, 4-5 दिनों में, जब तक मैं घूमा ना। तो किधर गया? हाँ, मैं 1 तारीख से 4 तारीख तक था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में मैं गया मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर महादेव एक मंदिर है, एकांत में जगह है, बहुत बढ़िया, एक नंबर मस्त। नैनीताल भी गया, मुक्तेश्वर भी गया। इनफैक्ट आई वेंट टू द रिमोटेस्ट पार्ट। एक बड़ा कह सकते हैं पुराना सा 1200 साल पुराना मंदिर है उत्तराखंड में ही। उसका नाम क्या है? कपिलेश्वर महादेव। तो वो मंदिर 1200 साल पुराना है, ऐसा थोड़ा सा टिल्टेड है मंदिर। तो वहां पे मैं जब गया, तो इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं मैं तुम्हें। उत्तराखंड में तो वहां पे मुझे बच्चे मिले, वो पंडित जी के बच्चे, और वो क्या बोलते हैं, वो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं। तो दैट वाज द मोस्ट कह सकते हैं ना सेटिस्फैक्टरी मोमेंट कि यार
कहां तक पहुंच गए देखो, एकदम डीप इन दी वुड्स, वहां पे जंगलों के बीच में, वहां तक बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। फिर मैं, छुट्टी तो 10 तारीख तक की थी, तो फिर आ गया था मैं 5 तारीख को। फिर इस वीकेंड में घुमाया, यही मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है पचमढ़ी। तो इतना सारा घूमने में, अच्छा वेकेशंस पे मतलब ब्रेक लेना, वेकेशंस पे जाना, ब्रेक लेना, कहीं भी बाहर निकलना, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि आप जब अपने अपने आप के साथ समय बिताते हो ना, तो आप अपने आप को बेहतर जानते हो। तो ये रहा भाई साहब। तुमने छुट्टियों में क्या किया? ये नहीं बोलेगा सर हमारे को तो होमवर्क के कारण टाइम ही नहीं मिला है। वो छुट्टियां देने का ऑब्जेक्टिव ये था कि थोड़ा सा तुम सेल्फ एक्सप्लोर करो अपने आप को। कहीं नहीं गए सर, शोभित भैया को होमवर्क कर रहे, तबीयत ठीक नहीं थी। डबल आवाज आ रही है, डबल आवाज आ रही तो अपने माइक को बंद कर लो। तुम्हारा माइक ऑन होगा इसलिए डबल आवाज आ रही है। बैकलॉग्स वगैरह खत्म हो गए? यस यस, तेजस चौहान, मुस्कान, मैं सभी के चैट देख सकता हूं। आप लोगों को एक दूसरे का चैट नहीं दिख रहा। आज मल्टी चैट हमने बंद करके रखी क्योंकि वी आर टेस्टिंग अबाउट द डाउट बॉक्स। तो डाउट बॉक्स टेस्टिंग में अपना, तो उसके लिए कुछ कुछ टेस्टिंग हो रही है, फिर वो आ जाएगा जल्दी। चलो चलो, हाँ जिन बच्चों के बैकलॉग हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं मैंने बैच आज ज्वाइन किया है, वो सारी चीजें। तो बैकलॉग वाले बच्चे मेरी बात सुनो तुम बहुत अच्छी तरीके से। बैकलॉग वाले बच्चे बहुत अच्छे से बात को समझो। क्या? कि जो पीछे रह गया उसको पीछे छोड़ दो। आज एक नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर उठाएंगे, यहां से कैच करो। अभी जिसने ज्वाइन किया तो अभी सिर्फ 4 चैप्टर हुए और 4 चैप्टर हो गए, दोनों तरह का रिएक्शन हो सकता है। तो वो 4 चैप्टर को जैसे जैसे समय मिलते जाएगा वैसे वैसे करते चलना। नहीं तो आगे उसके लिए भी एक सरप्राइज है, चिंता मत करना। आज से जो पढ़ रहे हो आप, आज से जो चालू कर रहे हैं ना, उसको बैकलॉग मत बनने देना, उसको कवर अप करते चलना। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है? ब्लैक लॉक, एक बच्चे ने लिख दिया सर मेरा कोई ब्लैक लॉक नहीं हुआ है। ठीक है बच्चे, तुम्हारा कोई ब्लैक लॉक नहीं हुआ तो तुम बहुत बेहतरीन तरह से काम कर रहे हो। ब्लैक लॉक, बैक लॉक, ब्लैक लॉक क्यों लिख दिया? लॉक लिख दिया एलओसी के, काले कलर का ताला। ठीक है, चैट सबकी दिख रही है मुझे? चलो चलो शुरू करें, आ गए सारे बच्चे? चलो, cheers to the holidays and welcome back to the class. I genuinely missed you all. अब जो इतना याद किया मैंने तुम्हें, तो उसी याद करने के उपलक्ष्य में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म चैप्टर इस समय पढ़ाने में जो मजा है, वो मजा किसी चीज में नहीं दुनिया में। तो हम ये फेडरलिज्म चैप्टर आराम से 3-4 दिन लेके धीरे धीरे प्यार से पढ़ेंगे। अभी तुम्हारी क्लास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, चारों दिन मैं लेने वाला हूं 8 बजे। ठीक है? मैथ्स की क्लास नहीं होगी। अगले वीक से आपके मैथ, साइंस, एसएसटी के जैसे टाइम टेबल बने वैसे ही सेट हो जाएंगे। अभी 4 दिन के लिए साइंस और मैथ, साइंस और एसएसटी एंजॉय कीजिए। मैथ्स वाले सर मिलेंगे तुम्हें मंडे अब। ठीक है? और बीच में नहीं, मंडे नहीं, फ्राइडे को क्लास ले लेंगे मैथ्स वाले सर। बाकी बैटल सेशन में तो अपन उनको पीट देंगे ही फिर। ठीक है? चलो, तो ये कहानी है। किधर गया पेन? पेन, वेयर आर यू पेन? फेडरलिज्म चैप्टर जो है ना, ये फेडरलिज्म चैप्टर, इस चैप्टर को, फेडरलिज्म होता क्या है बेसिकली, तो जैसे हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था कि जब 2 और 2 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के बीच में पावर शेयर की जाती है तो उसको फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहा जाता है। 2 या 2 से ज्यादा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर की जाती है। तो यही फेडरलिज्म की चीज अपन ने चैप्टर 1 में पावर शेयरिंग में पढ़ी ली थी कि जब पावर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है और सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर आप स्टेट गवर्नमेंट्स को देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और पावर नीचे लोकल गवर्नमेंट्स को दे देती है। तो ये जो पावर शेयरिंग है ना, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, चैप्टर 1 में पढ़ा था, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं। इतना पढ़ लिया था चैप्टर 1 में, और वहां पे एक लाइन लिख दी थी कि फेडरलिज्म के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में पढ़ोगे। तो अब हम वही करने वाले हैं। अब हम फेडरलिज्म को और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत भयंकर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है? कुछ बच्चे मेरे शुभचिंतक जो मुझे बता रहे हैं कि शोभित भैया के पहले के 6 चैप्टर पढ़ के आ जाना सर वन शॉट, तो आप मैथ्स वाले बैटल सेशन में हरा देंगे।
तो थैंक यू फॉर योर कंसर्न, तुमने इतनी चिंता जताई और बताया मुझे। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे ऐसा होता है ना, कभी कभी जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने की चिंता कर रहे हो, तो बस अपन भी वही करेंगे बिना पढ़े जाएंगे बेहतरीन तरह से। उन्हें कॉन्फिडेंस है कि वो जीत जाएंगे, तो आप कॉन्फिडेंस में जियो। मैं तो अपना बेस्ट उस मोमेंट में दूंगा, वहां पे 1 घंटे में खेल करके दिखाऊंगा तुम्हारे को, ठीक है। अभी इधर ध्यान दो, फेडरलिज्म पढ़ लो चुपचाप, नहीं तो मैं अभी बैटल में बताता हूं तुम्हें। आईटी कब से स्टार्ट करेंगे? आईटी भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे। एक बार हिंदी इंग्लिश आपका फ्लो में दोनों दोनों बुक्स चालू हो गई है, बाकी सब भी हो गया है, तो आईटी भी कर लेंगे, चिंता मत करो, सब करवा देंगे। चलो, तो आ गए सारे बच्चे, सब कुछ हो गया हो तो अब शुरू करें अपन। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म की डेफिनेशन अपन ने चैप्टर 1 में समझी थी। तो ये किताब वाले भी वही बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं, किताब वाले भी कुछ उसी तरह से अपने को हिंट दे रहे हैं। क्या कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी नोटेड दैट वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज वन मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर इज वन मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। इन दिस चैप्टर वी फोकस ऑन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, इट इज मोस्ट कॉमनली रेफर्ड एज फेडरलिज्म। तो इसी चीज को फेडरलिज्म कहा जाता है और हम इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। फाइन, we begin by describing federalism in general term. The rest of the chapter tries to understand the theory and practices of federalism in India. ये चीज ध्यान रखना, फेडरलिज्म का मीनिंग तो आपको पहले चैप्टर में पता चल गया था। क्या था कि वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग को फेडरलिज्म कहते हैं। फिर ये पूरा का पूरा चैप्टर क्यों बना दिया, तो उसके पीछे का कारण है कि उस फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट की थ्योरी, उसको इंडिया में कैसे प्रैक्टिस किया जा रहा है, वो सारी डिटेल्स जो है ना, वो सारी डिटेल्स आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। फाइन, सारी डिटेल्स आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। अ डिस्कशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इज फॉलोड बाय एन एनालिसिस ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स दैट स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमारे यहां क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिससे हमारे यहां फेडरलिज्म और स्ट्रेंथन हुआ है, फेडरलिज्म के सारे ग्राउंड रियलिटी फेडरलिज्म के आपको इस चैप्टर में बताई जाती है। इंडिया में क्या प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट एंड अ न्यू एंड थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडियन फेडरलिज्म जो है। ठीक है, तो लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया, पावर शेयर्ड अमंग 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। टियर्स मतलब लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो जैसे थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में अभी अभी आया है, अभी अभी मतलब 1992 में, 1992 1991 के टाइम पीरियड में। तो वो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट क्या है, वो किस तरह से काम करता है, वो सारी चीजें आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेगी। बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, बड़ा मजा आएगा आपको इस चैप्टर में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम किस चीज से, व्हाट इज फेडरलिज्म, इस टॉपिक से ही। तो अगेन कुछ कुछ पार्ट आपको ऐसा लगेगा जो रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि वो वाला पार्ट आपको ऐसा लग रहा है जैसे चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। तो ये चैप्टर 1 का ही एक एक्सटेंशन है। ठीक है, ये चैप्टर 1 का ही एक एक्सटेंशन है एक तरह से। चलो, व्हाट इज फेडरलिज्म, व्हाट इज फेडरलिज्म। लेवल सबके निकलेंगे बस। क्या हो गया अभिनव? फेडरलिज्म के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? ये वो प्रकार के बच्चे हैं जो वर्तमान में नहीं जीते हैं, जिन्हें हमेशा भूतकाल की चिंता खाती है और भविष्य के बारे में सोच सोच के परेशान होते हो। चिल करो ब्रो, अभी फेडरलिज्म तो पढ़ो। फेडरलिज्म के बाद में अपन चैप्टर कौन सा उठाएंगे मैं बताता हूं तुम्हें। फेडरलिज्म के बाद में हम चैप्टर उठाएंगे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वाला। सिंपल चैप्टर, 3 दिन का चैप्टर है। फिर उठाएंगे हिस्ट्री का चैप्टर, फिर उठाएंगे इकोनॉमिक्स का। तो ऐसे पैटर्न में एक 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 करते चलेंगे। ठीक है, और पीरियोडिक टेस्ट में तो आपके एक एक ही चैप्टर आ रहा होगा, 4 चैप्टर अपने हो गए हैं। बैटल स्क्रिप्टेड होती है, स्टार प्लस के शो समझे क्या तुमने? बैटल स्क्रिप्टेड होती है, बात कर रहे हो। हमारी बैटल्स प्योरली उस चीज पर बेस्ड होती है जहां पे सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। वो उनके 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर, 20 क्वेश्चन जो भी सेलेक्ट करना है वो करेंगे, मैं अपने क्वेश्चन सेलेक्ट करूंगा। और हमारा स्लाइड मेंबर है जो मेरा दोस्त है, ठीक है
ऐसा कुछ नहीं है। तो वो स्लाइड मेंबर जो है, तो स्लाइड मेंबर को क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, हम दोनों को नहीं पता है कि क्या क्वेश्चन है, और वो उन क्वेश्चन को शफल करके उन क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन हटा के कुछ अपने हिसाब से लगा के फिर क्वेश्चन तैयार होते हैं, और वो क्वेश्चन सीधे फिर बोर्ड पे खुलते हैं, और फिर हमें उनको, मतलब ओरिजिनलिटी तो होना चाहिए ना, तब तो मजा आएगा बैटल सेशन का, ऐसा रहता है। ठीक है, चलो हिस्ट्री का चैप्टर 2 भी आ रहा है किसी किसी का। गर्मी की वजह से पीटी एग्जाम कैंसिल हो गया, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। 4 चैप्टर आएंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि सारे स्कूल्स में यही सिलेबस रहता है, तो अपन एक एक चैप्टर करवा दिया है। इनफैक्ट अब जैसे ये चैप्टर भी हो जाएगा आपका, चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी वाला भी हो जाएगा, तो हम खींच लेंगे। और अर्जुन का लक्ष्य होना चाहिए मछली का आंख, तो एंड गोल पे फोकस करो, ये छोटे मोटे टेस्ट उनसे मत डरो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? तो लेट अस गेट बैक टू दी, समझो इधर ध्यान दो, मैसेज ऐसे मत करना, इधर ध्यान दो। लेट अस गेट बैक टू दी कंट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका हमने दोनों के बारे में चैप्टर 1 में पढ़ा था, तो उन दोनों के बीच में आपको कंट्रास्ट करना है, मतलब उन दोनों के बीच में आपको भिन्नताएं देखना है कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, बेल्जियम और श्रीलंका। तो दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। यू वुड रिकॉल दैट वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दिस पावर टू द रीजनल गवर्नमेंट। हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में दोनों में पढ़ा था। बेल्जियम में भी मारधाड़ हो सकती थी, श्रीलंका में भी हो सकती थी। बेल्जियम में नहीं हुई, श्रीलंका में हो गई मारधाड़। बेल्जियम में जो प्रॉब्लम नहीं हुई उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग फीचर क्या था पता है? कि बेल्जियम में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से ली गई थी और स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स वर नॉट सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाली लाइन थी। अकोमोडेशन इन बेल्जियम में अपन ने पढ़ा था, सेकंड पॉइंट, है ना। तो रीजनल गवर्नमेंट्स एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर। तो बेल्जियम में पहले भी रीजनल गवर्नमेंट्स थी, ठीक है, उनके अपने रोल्स थे, अपनी पावर थी, बट ऑल दीज पावर वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स एंड कुड बी विड्रॉन बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार बदला था, ध्यान आया। तो 1993 में उन्होंने जब अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे और रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी। किसने? बेल्जियम ने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी और ये बोल दिया कि नाउ दे आर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब वो जो गवर्नमेंट बनी है, तो अब वो गवर्नमेंट क्या है? रीजनल गवर्नमेंट जो पहले भी थी, लेकिन अब जो रीजनल गवर्नमेंट्स को पावर दी गई थी 1993 के बाद में बेल्जियम में, तो उससे रीजनल गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट सी हो गई, वो डिपेंडेंट रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर। और इस तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करके वहां की रीजनल या फिर कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को जो पावरफुल किया गया ना, तो 10 बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी गवर्नमेंट टू द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? सिंपल है कि जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेके स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स को देते हो, इसको डिसेंट्रलाइजेशन भी बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो बेसिकली पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और वो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जब कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड करके पावर शेयर की गई बेल्जियम में, तो उससे क्या हुआ? उससे हम बोलते हैं कि हाँ, अब बेल्जियम को तिलक लगा के बोल दो कि आज से तुम फेडरलिज्म हुए। ठीक है, तब कह सकते हैं बेल्जियम गवर्नमेंट क्या बन गया? एक फेडरल कंट्री बन गया। ठीक है, अब आ जाओ उसी के पैरेलल श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में भी पढ़ा था अपन ने। तो श्रीलंका कंटिन्यूस टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस अ यूनिटरी सिस्टम। अब यहां पे एक नया शब्द आया। क्या है नया शब्द? अंडरलाइन करो, यूनिटरी सिस्टम, है ना। नया शब्द आया यूनिटरी सिस्टम। तो हमने देखा कि बेल्जियम ने तो अपने हिसाब से भाई साहब एडजस्टमेंट कर लिया, एडजस्ट होकर चलने वाला था, लेकिन श्रीलंका ने बोल दिया मैं नहीं झुकेगा। ठीक है, तो श्रीलंका ने झुकने से मना कर दिया और उसने बोल दिया फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई विल रिमेन यूनिटरी सिस्टम। ये क्या बवंडर है? यूनिटरी मतलब क्या है? नो फेडरल। क्या मजाक है सर? यूनिटरी मतलब मैंने बोल दिया नो फेडरलिज्म। मतलब जैसे आपको दिन समझना है तो आपको रात समझा दूं, अगर आपको गर्म समझना है तो आपको ठंडा समझा दूं, ठीक, तो वैसे ही आपको उल्टी चीज समझना होती है, मतलब अपोजिट समझ लो ना, तो उसका अपोजिट समझ में आ जाता है। तो जैसे फेडरलिज्म में हमने क्या देखा कि पावर शेयर होती है तो फेडरलिज्म है, लेकिन जब पावर शेयर नहीं होती है तो वो यूनिटरी सिस्टम कहलाता है। आसान है ना। तो क्या हो रहा है कि श्रीलंका फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस रिमेन यूनिटरी सिस्टम, जहां पे आपको क्या देखने को मिलती है? वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर्स।
एक नेशनल गवर्नमेंट होगी, उसने पूरी पावर अपने हाथ में रखी है। उनने क्या बोल दिया, मैं स्टेट गवर्नमेंट को पावर देना ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने पास पूरी पावर रखेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिन्हालास की थी, तो जो तमिल लीडर्स थे श्रीलंका के, वो ये चाहते थे कि तमिल रीजन जो है, तमिल स्पीकिंग रीजन, उसको भी पावर मिले। वो जो नॉर्थ, जैसे श्रीलंका का मैप रिकॉल करो थोड़ा सा, आपको ध्यान आएगा कि नॉर्थ में और उसके साथ ईस्टर्न पार्ट में जो तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन रहती थी, वो ये चाहती थी कि तमिल रीजन को भी ऑटोनॉमी मिल जाए। लेकिन श्रीलंका में ऐसा हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, उन्होंने, नेशनल गवर्नमेंट ने पूरी पावर अपने हाथ में रखी। दे प्रैक्टिस्ड अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दे डिडंट शेयर द पावर। वो फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पे गए ही नहीं, उन्होंने पूरी पावर अपने हाथ में रखी। ठीक है, तो ये दोनों एग्जांपल समझने के बाद में, दोनों एग्जांपल्स पढ़ाए इसलिए जा रहे हैं इनफैक्ट कि दोनों एग्जांपल्स को पढ़ने के बाद आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि फेडरलिज्म प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। श्रीलंका में था ही नहीं और बेल्जियम में फेडरलिज्म था। यहां तक समझ में आया तो जरा चैट सेक्शन में एक बार नाच के दिखा दो मुझे। समझ में आया? नोट्स कहां से लिखें? आप जैसे यूट्यूब पर लेते हो नोट्स वैसे नहीं आएंगे। बाबू बाबू सुनो मेरी बात, चिंता क्यों कर रहे हो? ये जो पढ़ लिया ना, तो इसके बाद तुम्हें किसी नोट्स की जरूरत नहीं है। ये जिस तरह से तुम्हें पढ़ाया जा रहा है, एक एक लाइन एक एक चीज करके, उसके बाद में ये नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में दूंगा ही। और जो यूट्यूब वाले नोट्स चाहिए आपको, तो वो भी मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूं, ऐप पे भी डले हुए हैं। तो चिल ब्रो, ठीक है? डबल वॉइस क्यों आ रहा है? एक बार क्लास में से बाहर निकल के जाओ, देखो मेरे इसमें तो सिंगल वॉइस से आ रहा है। हाँ, 2 बार एग्जाम नहीं होंगे, एक ही बार होंगे। नाच दिए सारे बच्चे? नाच दिए, वेरी गुड। नेशनलिज्म इन इंडिया भी चालू करेंगे, रुक जाओ। अच्छा चलो, एक एक पोल ले लेते हैं अपन, पोल से समझ में आ जाएगा ना मुझे। पोल से समझ में आएगा। जो बच्चे ये बोल रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके बाद में फेडरलिज्म के बाद में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए तुम्हें? लो, नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर फेडरलिज्म, ए नेशनलिज्म। तुम जो बोल दोगे मैं वो करवा दूंगा। नेशनलिज्म इन इंडिया, बी फॉरेस्ट फॉरेस्ट सोसाइटी वाला, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज दे रहे। फॉरेस्ट सोसाइटी तो 9th में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज भी हो गया। सी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बाद में नेशनलिज्म हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स हो गया, नेशनलिज्म इन इंडिया हो गया, नेशनलिज्म इन हो गया, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हो गया। और एक और क्या बच रहा है? वो वाला क्या नाम है उसका चैप्टर का? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी कौन सा चाहिए बताओ? पोल आएगा। हाँ, सर्वे ले रहा हूं, सर्वे। 3 ही ऑप्शन देते हैं तुम्हें। पोल आएगा एक। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल आउट ऑफ द सिलेबस कहां से पूछ रहे हो तुम? पोल आ गया, पोल वाले सेक्शन में जाके वोट करो, वोट करो पहले। तो जो राइट आंसर आएगा, मतलब जिस पे मेजोरिटी बच्चे चाहेंगे अपन वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। निशी रानी, चैट सबकी दिखाई दे रही बाबू? आईओएस में पोल क्यों नहीं आता है? इसमें लीडर बोर्ड कहां से आ जाएगा? क्वेश्चन का आंसर थोड़ी पूछा मैंने तुमसे, सर्वे लिया एक। पोल आ गया, इधर पोल पे जाओ ना, पोल पे क्लिक करो। ये दिख रहा है मुझे, देखो ये मेरे इसमें तो पोल दिख रहा है मुझे। वोट दे लो फटाफट से।
चलो उसका रिजल्ट आएगा जब आएगा वो। तो अभी वापस इधर आ जाते हैं। तो अपन ने इतना चैप्टर के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में, दो स्टोरीज के कंटेक्स्ट में चीजें समझ ली है। अब आगे बढ़ते हैं अपन किसमें, फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की दोनों की डेफिनेशन आपको यहां पे दी गई है। फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों की डेफिनेशन आपको दी है, बेहतरीन तरह से दी है। ठीक है, फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दोनों की डेफिनेशन आपको यहां पे दी है, तो उसे पढ़ो। अरे ठीक है, तो फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, 38% बच्चे नेशनलिज्म इन इंडिया चाह रहे हैं, 35% बच्चे चाह रहे हैं फॉरेस्ट सोसाइटी वाला। फंसवा दिया ना, ऐसी मेजोरिटी किस काम की, कोलिशन गवर्नमेंट बनवा दी। कोई एक मेजोरिटी में नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे 38% बच्चे 35%। चलो सी वाले को तो एलिमिनेट कर देते हैं, अब टॉस कर लेते हैं अपन, बराबर ही है ना ऑलमोस्ट 38-35। ठीक है, 38-35 बराबर ही है, सिक्का भी नहीं है हमारे पास, सिक्का भी नहीं है। चलो मोबाइल उछाल लेते हैं अपन, ठीक है मोबाइल उछाल लेते हैं तो फिर हम लोग क्लियर हो जाएगा। 38% बच्चे कह रहे हैं नेशनलिज्म इन इंडिया और 35% बच्चे कह रहे हैं क्या कि फॉरेस्ट सोसाइटी। तो अपन नेशनलिज्म इन इंडिया को ऊपर वाला टॉप मानते हैं और फॉरेस्ट सोसाइटी को अपन नीचे वाला टॉप मानते हैं। जो आएगा अपन वाला चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। ऊपर वाला नेशनलिज्म इन इंडिया होगा भाई साहब, ठीक है, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर होगा, अब खत्म बात। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, नेशनलिज्म इन इंडिया डन, ठीक है। हाँ, नेशनलिज्म इन इंडिया 41 पे भी पहुंच गया, तो नेशनलिज्म इन इंडिया को डन किया जाए। टॉस में जीत गया नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। 41-34 है, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो डन। चलो बढ़िया। कितने बच्चों को ऐसी चिंता होती है बस एक बार मोबाइल गिर जाए, सर मजा आ जाए। हल्के में ले रहे हो तुम मुझे, ठीक है। आ जाओ इधर, ध्यान दो। तो फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में अपन ने बेसिक चीजें समझी, दोनों एग्जांपल्स बेल्जियम और श्रीलंका के देखे। अब उनकी डेफिनेशंस को पढ़ते चलते हैं। तो डेफिनेशन में आपको क्या दिखा गया है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। फेडरलिज्म एक सिस्टम है जहां पे पावर को, सिंपल जितना भी पढ़ा अपन ने, जहां पे अपने को क्या देखने को मिलता है कि पावर डिवाइड की जाती है एक सेंट्रल अथॉरिटी से अमंग दी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब कि जो उस देश को बना रहे हैं ना, जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं जिनके मिलने से देश बना है, जब उनके बीच में पावर शेयर की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। फाइन। यूजुअली अ फेडरेशन हैज 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरेशन में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, यूजुअली सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट। 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं एक फेडरेशन में। One is the government for entire country that is usually responsible for few subjects of common national interest। तो एक यूजुअली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए होती है जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दों पे लॉज वगैरह बनाती है, एंड अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट। और दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो होते हैं तो स्टेट के लेवल पे, प्रोविंसेस के लेवल पे गवर्नमेंट्स होती हैं जो क्या करती है, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। मतलब पुलिस, प्रशासन, ये जो रोजमर्रा के काम रहते हैं, रोजमर्रा के काम स्टेट गवर्नमेंट देखेगी और नेशनल कॉमन इंटरेस्ट के जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। तो ऐसा सिस्टम होता है। बोथ दिस लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। तो अगर मैं आपको एक मजेदार चीज बताऊं, क्या मजेदार चीज है वो मजेदार चीज ये है कि ये जो पूरा टॉपिक है, ठीक है, ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरे टॉपिक से आपको एक क्या मिल जाएगा, डेफिनेशन। अच्छा से लिखते चलना, बुक में लिखते चलना, डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म। डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म आपको इस टॉपिक से बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। मिल गया, डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म मिल गई। इसी टॉपिक से आप जैसे देखोगे तो इसमें आप क्या है, 2 नंबर 3 नंबर के हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन लिख सकते हो कि फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। उसके पॉइंटर्स, अगर सब पॉइंट लिखना चाहो, 1-2 पॉइंट ऐड करना चाहो तो आप बता सकते हो कि फेडरलिज्म में एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो रहता है तो सेंट्रल लेवल पे रहता है, उसके नीचे स्टेट लेवल पे दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहता है। यूजुअली 2 होता है, दोनों की पावर अलग अलग होती है। कैसे, तो नेशनल गवर्नमेंट कॉमन नेशनल इंटरेस्ट पे लॉ बनाता है
और लोकल गवर्नमेंट जो है तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है ना। ये कहानी हो गई फेडरलिज्म की। अब वही है कि दिन को समझना है तो रात को समझो। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर हम वहीं पे क्या करें, अगर वहीं पे हम देखें कि फेडरलिज्म का अपोजिट क्या होता है, तो फेडरलिज्म का अपोजिट होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप समझ लेते हैं। तो ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर हम समझें, हाँ, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जैसे अब हम यहां से समझें, तो इन दिस सेंस फेडरेशन इज कंट्रास्टेड विद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसीलिए फेडरलिज्म को या फिर फेडरेशन को यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ क्या किया जाता है, कंट्रास्ट किया जाता है, उसको उसके साथ जोड़ के देखा जाता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। तो फिर एक दूसरे के चैट कब दिखेंगे? पहले दिखते थे, आज बंद करें अभी 2-3 दिन, ठीक है। तो अब यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अगर जैसे अगर हम देखें, तो इन दिस सेंस फेडरेशंस आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी मैंने तुम्हें समझा दिया, जैसे श्रीलंका एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ठीक है। तो अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में या तो क्या रहेगा कि एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेगा, आइदर देयर इज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और दी सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। या फिर जो सब यूनिट्स होते हैं ना, वो सब यूनिट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जी सर जी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेंगे उस टाइप से, ठीक है। दी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू दी प्रोविंशियल और दी लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर पास ऑन कर सकता है। कैसे ऑर्डर पास ऑन कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलेगा कि चलो तुम काम करो, ठीक है, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, तो लोकल गवर्नमेंट जी सर जी कर देंगे, उस टाइप से, ठीक है। तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो बट इन दी फेडरल सिस्टम दी सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर दी स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। लेकिन एक फेडरल सिस्टम जो रहेगा यूनिटरी गवर्नमेंट से ऐसे ही अलग है, वो कि यूनिटरी में तो स्टेट गवर्नमेंट जी सर जी करे, लेकिन एक फेडरल गवर्नमेंट जो रहेगी तो वहां पे स्टेट गवर्नमेंट बोल सकता है सर जी मेरी अपनी पावर है, आपकी अपनी पावर है, आप आपके हिसाब से काम करो, मैं मेरे हिसाब से काम करूंगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है, समझे? ये डिफरेंस आ जाता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत डोमिनेट रहती है, और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में पावर रहता है, दोनों की अपनी अपनी मर्यादाएं रहती है, वो उनको फॉलो करते हुए काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट कैन नॉट बी आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। बोथ दिस गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल इन अ फेडरल सिस्टम, बट यूनिटरी सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। तो अब आपको यहां पे समझ में आया क्या मिल गया? यहां आपको वही चीज मिल गई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। यहां आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में मिल गई डेफिनेशन। तो वही डेफिनेशन की अगर बात करें तो यूनिटरी फॉर्म, गिरगिट है रंग बदलता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन, ठीक है, कि आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, ये यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूरा सिनेरियो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है इस चैप्टर का आधार, इस चैप्टर की नींव है। तो अब आपने क्या कर लिया? अब आपने मीनिंग तो समझ लिया चैप्टर का ऑपोजिट वाला पार्ट तो समझ लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम चैप्टर के फीचर्स को समझेंगे। जैसे कार क्या होती है? तो कार इज अ व्हीकल दैट हेल्प्स यू टू मूव फ्रॉम हियर एंड देयर। इट इज अ मोबाइल व्हीकल कह सकते हो आप, विच हेल्प्स इन द मोबिलिटी ऑफ पीपल। तो ये तो आपको कार की डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब उस कार के लेकिन फीचर क्या होते हैं? तो कार कैसे मूव करने में मदद करती है? तो आप बोलोगे 4 टायर होते हैं, उसमें एक स्टीयरिंग होता है, उसमें क्या होता है, उसमें सीट होती है। तो ये आप उसके फीचर बता रहे हो। तो वैसे फेडरलिज्म की डेफिनेशन समझ लिया आपने कि फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ और अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जहां पे कंट्री में 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, उनके बीच में पावर शेयरिंग होती है। दोनों टीयर्स यूजुअली 2 टीयर होते हैं, दोनों टीयर के अपने अपने एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन होते हैं, सारा सब कुछ। अब उसको एक एक तार करके अगर उसको हम फीचर समझे ना, ठीक है, तो प्रोविजंस ऑफ फेडरलिज्म, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जो भी कहना है, तो वो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को हम क्या करेंगे? एक एक करके समझना शुरू करेंगे। अब मैं यहां पे आपको एक महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, क्या? कि ये जो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हम आपको बता रहे हैं,
तो ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म हो जाते हैं इंपॉर्टेंट। क्यों हो जाते हैं इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये आए हैं भाई साहब बहुत बार एग्जाम में। ठीक है, मैं भी आपको जैसे हम, हाँ जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमने अभी ज्वाइन किया, तो एक चीज बता दूं मैं आपको कि मैं आपको हर एक टॉपिक को पढ़ाने के बाद में ये बताता हूं कि प्रीवियस ईयर में कहां से सवाल आए हैं। तो ये एक ही टॉपिक चल रहा है अभी, फेडरलिज्म, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फीचर्स, ये पूरा एक बार बता दूं। एक साथ में आपको सवाल बताऊंगा इस टॉपिक के, कि इस टॉपिक से आप देखोगे तो ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिपीट हुआ है। और इस बार भी मैं आपको लिख के दे रहा हूं। क्या लिख के दे रहा हूं? मार्क माय वर्ड्स, या तो ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म सिविक्स के क्वेश्चंस जो आएंगे 20 नंबर के, उसमें या तो ये सवाल आएगा आपका किसी ना किसी सेट में, या फिर आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिटिकल पार्टीज, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज के फीचर्स बताए गए, तो या तो वो सवाल आएगा एग्जाम में, तय है, निश्चित है। क्यों? क्योंकि पूरे सिविक्स में दो ही ऐसे टॉपिक हैं जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी चीज के फीचर को बताया गया हो, चैप्टर के फीचर्स। तो एक पॉलिटिकल पार्टीज है और एक फेडरलिज्म है, दोनों के फीचर आपको कंठस्थ करके जाना है। मुस्कुरा दो, क्यों? क्योंकि पेपर लीक हो गया यहां पे इतना। ठीक है, समझ गए मेरी बात? तो हम समझे कि नहीं? सर 2 मंथ का बैकलॉग है और 25 डेज में एग्जाम है, 60+ क्लास रिमेनिंग, क्या करूं प्लीज टेल। देखो बैकलॉग आपका है तो आपको ही मेहनत करके थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, लेकिन मैं जो आपको हर बच्चे को सजेस्ट करता हूं कि आगे जो पढ़ रहे हो उसमें बैकलॉग मत आने देना, पीछे वाली जो चीज है तो जैसे समय मिले उसे निपटाते चलना। ठीक है, सर अब बी पे 36% हो गया है। ये क्या डांस चल रहा है क्विज में, पोल में? पोल, गर्मी बहुत तेज है, पोल पिघल गया। ठीक है, चलो समझ में आया? अरे हर बच्चा जो ये कह रहा है बैकलॉग बैकलॉग बैकलॉग, मेरी बात सुन लो बहुत अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, आगे मत होने देना बैकलॉग, जो पीछे के हैं वो पीछे के पीछे कवर हो जाएंगे। शर्त यह है कि स्मॉल रिकैप में बाबू अभी तक तो ये बताना फेडरलिज्म की डेफिनेशन एंड वी हैव कंट्रास्टेड इट विद यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब आगे यहां से पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो ये 7 पॉइंटर है, 7 फीचर है। सातों फीचर को बहुत अच्छे से कहानी की तरह समझाऊंगा। शर्त यह कि तुम्हें बहुत प्यार से समझना होगा, पूरी कहानी की तरह समझा रहा हूं, इसको समझना फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को। ठीक है, ये यहां से फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म अपन शुरू कर रहे हैं। देखो सबसे पहला फीचर है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहली चीज तो अगर आप फेडरलिज्म को बोल रहे हो तो यहां पे क्या होगा ना कि एक होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा उसका सबऑर्डिनेट में आपको लोकल गवर्नमेंट देखने को मिल जाएंगे, स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट और एक दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो देयर आर 2 और मोर देन 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, 2 या 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ये पहला फीचर हो गया, बेहतरीन है। 2 या 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. मैं एनसीईआरटी से क्यों पढ़ाता हूं क्लास में? आरंभ बैच का ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसी शुरुआत करो कि जिसका अंत ऐसा हो कि तुम्हें मजा आ जाए। ठीक है, तो तुम एक एक चीज कवर कर लोगे, एक एक शब्द एनसीईआरटी का। तो अब क्या हो रहा है, पहला फीचर समझ में आ गया ना कि 2 या 2 से ज्यादा क्या होना चाहिए, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, उसी को हम टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट कह रहे हैं। तो वो तो पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर क्या है ना कि दोनों अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। अब ये दोनों लड़ बैठेंगे आपस में। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा नहीं मैं एक्सपर्ट हूं, मेरे को सब आता, मेरे को सब करने दो। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा तो हम क्या करें, ड्रीम 11 पे टीम बनाए, लड़ाई हो जाएगी दोनों की। तो दूसरा फीचर पहले फीचर में से निकल के आता है। कहानी की तरह याद रखना कि जब 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो दूसरा फीचर ही यहां पे निकल के आता है। क्या? इसको पहला दूसरे की जगह ऐसा लिखने दो, एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट दूसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। अब दूसरा फीचर ही यहां पे कैसे निकल के आएगा? दूसरा फीचर ही पहले फीचर से निकल के आया है कि अब जब 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उनकी अलग अलग क्या होना चाहिए, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न दी सेम सिटीजन। तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अलग अलग वो होना चाहिए, एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन मतलब क्या है, जैसे यहां पे लिखा है ईच टीयर हैज इट्स ओन एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन। अब मैं एक एक शब्द समझाऊंगा जुरिस्डिक्शन क्या है। ठीक है, तो आप ऐसे समझना कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा किडनैप हो गया। अब एक बच्चा किडनैप हो गया तो
यहां पे एक थाना है, थाना पुलिस थाने होता है ना, वो पुलिस थाना नंबर 1 है, यहाँ पे एक पुलिस थाना नंबर 2 है, यहाँ पे एक पुलिस थाना नंबर 3 है। तो आप रिपोर्ट लिखवाने कहां जाओगे? तो बच्चा जहां रहता था, जहां से किडनैप हुआ है, हम क्या देखते हैं कि वो किस थाने की जुरिस्डिक्शन में आता है, वो किस थाने की जुरिस्डिक्शन में आता है, वो एरिया जहां से बच्चा किडनैप हुआ, ठीक है, और फिर हम रिपोर्ट वहीं लिखवाएंगे। तो जुरिस्डिक्शन का मतलब ये होता है कि क्षेत्र, कि किसकी कितनी सीमा है, कौन किस सीमा में काम कर सकता है, वो जुरिस्डिक्शन होता है। तो ये थाने वाला एग्जांपल मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। अब ये जुरिस्डिक्शन वाली चीज को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे आ जाओ, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कितनी सीमा है, कितनी सीमा है, इसका मतलब ये नहीं कि एरिया कितना है, कितनी सीमा मतलब कि किन किन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट निर्णय ले सकती है, एक्शन ले सकती है, किन किन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, निर्णय ले सकती है, वो क्या कहलाएगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन या फिर एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस कहलाएगा। ठीक है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, काम कर सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन। तो इससे क्या होगा ना, इससे दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को यह पता चल जाएगा कि अपने को कहां जाना है और कहां नहीं जाना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट, इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दी लोकल गवर्नमेंट। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को, कि सबसे पहला फीचर हो जाएगा फेडरलिज्म का क्या है कि बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन, देयर शुड बी 2 और मोर देन 2 टियर्स ऑफ गवर्नमेंट। ये पहला फीचर हो गया। दूसरा फीचर ये कह रहा है कि एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन जो है ना, वो अलग अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिलेगा दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजन। आप यहां रह रहे हो तो आप किसी स्टेट का भी हिस्सा हो, आप यहां रह रहे हो तो आप उस कंट्री का भी हिस्सा हो। तो दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक ही सिटीजन को गवर्न करती है। लेकिन मुझे अगर पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट बनवाने के लिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाऊंगा, पासपोर्ट बनाने का काम विल बी अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और मुझे अगर मान लो क्या है, सामान चोरी हो गया तो मैं अपनी स्टेट गवर्नमेंट के पास में, मध्य प्रदेश पुलिस के पास जाके लिखवाऊंगा, अपने थाने में जाके लिखवाऊंगा, बाग से भैया थाने में, कि भाई साहब हमारा ये सामान चोरी हो गया है। तो व्यक्ति वही है, उसी पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी रूल करती है, उसी पे स्टेट गवर्नमेंट भी रूल करती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन अलग है, स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन अलग है। समझ में आया वाला पॉइंट? तो जरा एक बार चैट सेक्शन में नाच दो। जल्दी छुट्टी नहीं होगी दोस्त, टॉपिक कंप्लीट होगा तभी छुट्टी होगी। 7 पॉइंट करवा के, ठीक है? बताओ, लैग हो रहा है? लैग कहां हो रहा है? सही तो है। 10 दिन की छुट्टी दे दो ना, बैकलॉग कंप्लीट करना है। तो अभी हमने 10 दिन पहले क्या मजाक किया था? ठीक है, समझ में आया ना? स्लो योर स्पीड। ओ भाई, इतना प्यार से स्लोली स्लोली चल रहे हैं, एक बार फिर से समझा दें, कोई बात नहीं। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया सुनो मेरी बात। पहला फीचर बड़ा सिंपल है कि 2 या 2 से ज्यादा टीयर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, फर्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म। सेकेंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म को है ना, फर्स्ट में से ही निकालो, कहानी बनाओ कि अगर 2 अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी सर, तो वो तो आपस में लड़ बैठेंगी। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी कि ये काम मैं करूं, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि ये काम मैं करूं। तो इसीलिए हमने क्या देखा कि दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट, व्यक्ति तो एक ही होगा ना, मैं ही किसी स्टेट के अंदर रहता हूं और मेरा ही स्टेट मेरे देश के अंदर आता है। तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, लेकिन अब वो लड़ बैठेंगे कि इनका पासपोर्ट मैं बनाऊंगा, इनका पासपोर्ट मैं बनाऊंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अलग अलग करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि कौन कहां किसका कितना कितनी सीमा है, कौन कितनी चीजों पे लॉ बना सकता है। तो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, कि सबका एरिया अलग अलग है व्हाइल व्हेन इट कम्स टू गवर्निंग द सिटीजन्स। ठीक है, इन दी स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ, मतलब लॉ बनाने की बारी आएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या लॉ बनाएगी। तो इन दी मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन उनका पावर अलग अलग है। इन दी मैटर्स ऑफ टैक्सेशन, इनकम टैक्स जब लगाया जाएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है। इन दी मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां कहां एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, प्रशासन संभाल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कहां कहां प्रशासन संभाल सकती है। तो ये पूरा पॉइंट कंप्लीट होता है कि
पहले से देखो, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, लेकिन दोनों की सिस्टम पूरा अलग अलग होगा कि कौन किसको गवर्न करेगा इन द मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन। ठीक है, ये दूसरा फीचर हो गया। अब इस दूसरे फीचर के बाद में आता है तीसरा फीचर। दूसरे फीचर के बाद में आता है तीसरा फीचर। ठीक है, दूसरे फीचर के बाद में आता है तीसरा फीचर। तो वो तीसरा फीचर क्या है? द जुरिस्डिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। आ जाओ, तीसरे फीचर को आप दूसरे फीचर में से ही निकालो। जैसे मैंने बोला ना, कहानी बनाएंगे अपन, तो ये हो गया आपका दूसरा फीचर कि डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर गवर्निंग द सेम सिटीजंस बट देयर एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन आर डिफरेंट। ठीक है, इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा फीचर आ जाओ। तीसरा फीचर भी मजेदार है। तीसरा फीचर मजेदार कैसे है कि अगर मान लो आपने बड़े भाई छोटे भाई का एग्जांपल लेना, कि बड़े भाई और छोटे भाई को बता दिया माता पिता ने कि देखो बेटा, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। ठीक है, दो भाई मतलब वो दो टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, और दोनों को अलग अलग बता दे कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। लेकिन बड़े भाई ने अपने बाहुबल के इस्तेमाल करते हुए पापा मम्मी के जाने के बाद बोल दिया क्या किया, चला ये भी काम कर तू ही। तो अब होगा क्या? अब होगा ये कि छोटा भाई तो बोलेगा मेरे साथ चीटिंग हो गई। क्यों? क्योंकि बड़े भाई ने क्या कर दिया, वो पावर को अलग अलग तो किया था आपने, डिफरेंट एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन तो बता दिया था, लेकिन बड़े भाई ने अपने दम का इस्तेमाल करते हुए क्या कर दिया कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कुछ भी कर दिया, जो उसकी इच्छा में आया वो कर दिया। अब ये आ जाओ आप लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे, तो अगर आपने एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन अलग अलग कर दिया, उसके बावजूद भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को बोला चलो हटाओ, ये भी मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, तुम टीम 11 पे टीम बनाओ, तो क्या होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट तो चीटेड फील करेगी। तो जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है ना, एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन मतलब जो पावर टू मेक डिसीजंस, तो वो जुरिस्डिक्शन जो है वो रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ गवर्नमेंट का स्पेसिफाइड होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज पे ही लॉ बना सकती है। सिर्फ बोल देने से काम नहीं चलेगा, इट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ठीक है, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। ठीक है, तो तीसरा फीचर दूसरे फीचर में से निकला है कि आप दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाओ। ठीक है, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाने के बाद में दोनों के पावर्स को स्पेसिफाई करो, और ये जो पावर्स, ये जो एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन आप बना रहे हो ना, तो द जुरिस्डिक्शन ऑफ दीज रिस्पेक्टिव लेवल्स और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट शुड बी स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में लिखो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो फेडरलिज्म का तीसरा फीचर ये है कि जो पावर्स हैं, जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। समझ गए? तीसरा फीचर समझ में आया? हाँ, जो कॉर्नर्स में कोने में क्वेश्चन दिए उनके भी आंसर बताऊंगा, पहले तीसरा फीचर समझ में आना चाहिए। तो तीसरा फीचर दूसरे फीचर में से ही निकला है। तीसरा फीचर क्या कह रहा है कि पावर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, पावर शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। तो आपने क्या लिख दिया कि पावर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है, गारंटीड। समझ में आया? ये कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। अगली चीज क्या है? अब एक और वही हाइपोथेटिकल सिनेरियो कहानी बनाते हैं कि ठीक है सर, दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, दोनों की पावर अलग अलग होगी, पावर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने रबड़ दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में मिटा दिया, तो पेन से लिख देंगे सर, मैंने पेज फाड़ के दूसरे पेज में कुछ लिख के लगा दिया, तो केस क्या हो रहा है ना कि वो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में आपने पावर शेयर कर दी है। पावर शेयर करने के बाद उनका एरियाज ऑफ जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी एक डर ये रहेगा कि अगर किसी ने वो पावर ही बदल दी, कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया, तो इसी के लिए क्या है, चौथा फीचर उसी में से निकल के आता है। चौथा फीचर जो उसी में से निकल के आता है वो क्या है? चौथा फीचर ये कहता है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जो आपने फंडामेंटली पावर शेयर करने की बात करी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इन मुद्दों पे स्टेट गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी, इन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी, तो वो फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। Such changes require the consent of both the levels of government.
समझ में? चौथा पॉइंट तीसरे पॉइंट से निकाल कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख तो दिया है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वही बड़े भाई ने, अगर मान लो क्या है, आपने बोल तो दिया लेकिन आपका बोलना नहीं सुना, उसने मारपीट मचा दी, छोटे भाई को 4 ठूसे लगाया और बोल दिया कर तू ही काम करे चुपचाप, तो इस केस में क्या करोगे आप? तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड दे रहे हो आप, लिख के देके जा रहे पापा, अगर लिख के भी देके जा और उसने बदल दिया बच्चे ने, तो यहां पे वो चीज होती है कि आप बदलाव एक तरफा नहीं कर सकते हो। अगर मान लो कुछ बदलना भी है तो कॉन्स्टिट्यूशन बदला जा सकता है, लेकिन उसमें बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहेगा। तो द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक तरफा एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बदला जा सकता है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहता है। ये चौथा फीचर हो गया, समझ में आया? हाँ अलीना, सेकंड पॉइंट में दोनों अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, दोनों की पावर बताई गई है। हम बड़े भाई बहन इतने बुरे नहीं होते हैं। जस्ट एन एग्जांपल बाबू, पार्लियामेंट तो कर सकती है ना बाबू, ये उसी लिए तो बताया गया कि पार्लियामेंट फंडामेंटल प्रोविजन बदल सकती है, लेकिन पार्लियामेंट में भी आपको क्या देखने को मिलता है कि एक हाउस लोकसभा होता है तो एक हाउस राज्यसभा होता है। राज्यसभा का जो हाउस होता है वो स्टेट्स की रिप्रेजेंटेशन को दर्शाता है, तो आपको लोकसभा में भी बिल पास करना होता है, राज्यसभा में भी। तो ये वही तो बता रहे हैं कि आप सिर्फ यूनिलेटरली नहीं बदल सकते हो, आपको स्टेट्स का कंसेंट भी चाहिए रहता है। इनफैक्ट इंडिया में अगर मान लो कुछ चीजें बदलना है ना, तो कुछ कुछ चीजों में जो फेडरलिज्म के नेचर को बदलती है, तो लोकसभा में बिल पास होना चाहिए, राज्यसभा में बिल जाना चाहिए, फिर स्टेट्स को अपनी अपनी असेंबली में भी उस बिल को पास करवाना होगा। जैसे जीएसटी का एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें बड़ा अच्छा, कि जीएसटी में जब टैक्स को बदलने की बात की थी तो टैक्स तो स्टेट्स के भी पावर में आता है, और अब जीएसटी में आप क्या ला रहे हो कि पूरा एक ही टैक्स लगा रहे हो कंट्री में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो इसके चक्कर में क्या होगा कि स्टेट्स को नुकसान हो सकता है। तो ये फंडामेंटल प्रोविजन यूनिलेटरली आप नहीं बदल सकते हो, यूनिलेटरली मतलब एक तरफा नहीं बदल सकते हो। तो जीएसटी का बिल पहले कहां होता है पास? लोकसभा में, फिर राज्यसभा में पास होता है, राज्यसभा में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसके बाद में वो बिल, जैसे हमारे 28 स्टेट्स है ना, तो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स को भी अपनी अपनी असेंबली में पास करवाना होगा, तो तभी वो बिल मान्य माना जाएगा। तो ऐसा हुआ था, तभी जीएसटी लागू हुआ था। तो वही है कि फंडामेंटल प्रोविजंस एक तरफा यूनिलैटरली नहीं बदले जा सकते, उसमें बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहता है। ठीक है, अब आ जाओ, तो ये फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया क्या, कि बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज, नहीं, बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं, बोथ द लेवल ऑफ कंसेंट ऑफ both the level of government is required to change the fundamental provisions को अगर बदलना है तो दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहेगा। ठीक है, अब मान लो कि लड़ाई हो जाती है, ठीक है, अब मान लो लड़ाई हो जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही कि नहीं नहीं हम सही थे, ये स्टेट गवर्नमेंट ने गलत किया है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट बोल रही कि नहीं नहीं हम सही थे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने गलत किया है। तो क्या होगा, कहानी देखना कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहेगा, कुछ बदलना है तो कुछ बदल दिया और अब ये लड़ बैठे सेंट्रल और स्टेट, तो वो दोनों बच्चे घर छोड़ के गए थे माता पिता, तो अब क्या होगा कि लड़ बैठे, तो फिर क्या होगा, सुलझाने का काम भी माता पिता करेंगे। तो वही चीज आपको समझना होगी कि फिफ्थ फीचर भी उसी में से निकल के आता है। देखो सारे इंटरकनेक्टेड है कि दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाओ, ठीक है, पहला फीचर, उनकी पावर अलग अलग होना चाहिए, लेकिन तो पावर अलग अलग है, लेकिन वो पावर फिर कैसे अलग अलग होगी, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड करो। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड कर दिया, लेकिन अगर बदल दी तो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड करने के बाद में फंडामेंटल प्रोविजंस कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बदल सकता है, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेंट चाहिए रहता है। ठीक है, वो भी समझ में आ गया। लेकिन अगर मान लो उसके बावजूद भी कंफ्लिक्ट आ गए दोनों के बीच में, तो क्या, तो उसके बावजूद भी अगर कंफ्लिक्ट आ गए दोनों के बीच में, तो क्या होगा, कोर्ट्स के पास में पावर होगी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट जो है हाईएस्ट अथॉरिटी का काम करेगा टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर मान लो दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट आते हैं तो कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कोर्ट ये बताएगा कि किस लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आया? Courts have the power. Fine. The highest court acts as the umpire if
डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। तो अपनी अपनी पावर को एक्सरसाइज करते समय अगर मान लो किसी प्रकार का लड़ाई दंगा हो भी जाता है, तो पांचवा फीचर फेडरलिज्म का यही है कि एक इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होना चाहिए। कोर्ट्स जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी का काम करते हैं। अभी हम यही फीचर अपने इंडिया में देखेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो क्या इंडिया में ये फीचर है या नहीं है ना। तो पांचवा फीचर भी समझ में आया ना कि पांचवा फीचर क्या कहता है कि कोर्ट्स जो होना चाहिए, ठीक है, कोर्ट्स टू सेटल द डिस्प्यूट, कोर्ट्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स। अगर डिस्प्यूट्स आते हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट्स होना चाहिए। अब उसके बाद में जैसे अगर आप देखोगे तो छठवां पॉइंट निकल के आता है क्या कि हमने देख लिया कि एक 2 और मोर देन 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। जस्ट मिनट, हाँ ये फोन पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा और मैं तुम्हारा मैसेज नहीं देख पाऊंगा, इसके पहले मुझे चार्जर लेना। तो यहां तक के पॉइंट ध्यान रखना, 2 पॉइंट और पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन अपन लोग कर देंगे। चलो, तो क्या हो रहा है अभी हम यहां पे कि पांचवा पॉइंट में समझ में आ गया, कोर्ट्स टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। कोर्ट्स होना चाहिए जिनका काम क्या होगा कि अगर डिस्प्यूट आ रहे हैं किसके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो उन डिस्प्यूट्स को कोर्ट क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। फिर छठवीं चीज क्या है ना कि देखो एट द एंड दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को क्या करना है, छठवां फीचर, एट द एंड दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को अपनी अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करना है, लेकिन बिना दांत के शेर नहीं बनते हैं, समझ में आया। तो क्या चीज हो रही है कि आपको अगर अपने अपने लेवल ऑफ गवर्नमेंट को चलाना है, सेंट्रल लेवल को सेंट्रल लेवल पे चलाना है, स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट लेवल पे चलाना है, तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग अलग होना चाहिए। पता होना चाहिए कि किसको कहां से पैसा मिलेगा, कौन किस पैसे से किस तरह से सरकार चलाएगा, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी सरकार चला पाए, और सरकार चलाने के लिए उनको जो संसाधन, जो रिसोर्सेज चाहिए रहेंगे, तो वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए, ताकि वो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को एंजॉय कर पाए। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मतलब कि वो पैसे के लिए डिपेंडेंट ना हो। जैसे अगर मान लो स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट को कटोरा लेके खड़ा होना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने कि पैसे दे दो, ठीक है, तो फिर उसके पास पावर रही नहीं जाएगी। उसको हमेशा ऐसा रहेगा कि नहीं यार, अब इनसे ही सब कुछ, यही हमारे करता धरता है, जितना दिया सरकार आपने, ठीक है, तो हम तो फिर अब क्या इनके अंडर में रहकर काम करेंगे, जैसा ये बोल देंगे वैसे ही करेंगे। तो अगर आपको ये इंश्योर करना है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से जी सके, अपने हिसाब से डिसीजन ले सके, तो इसके लिए आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि स्टेट गवर्नमेंट का सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए कि ये कहां कहां टैक्स लगा के पैसे कमा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए कि ये कहां कहां टैक्स लगा के पैसे कमा सकती है। समझ गए? तो ये चीज क्लियर रखना, ठीक है। तो पैसे का क्या सीन है, अलग अलग, भाई तू तेरा देख, ऐसा अलग अलग सेंट्रल और स्टेट का दोनों का पैसा अलग अलग होना चाहिए कि कौन कहां से पैसा कमा सकता है। अब अगर हम यहां पे एक बार के लिए चीजों को समझें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में जैसे अगर आप देखेंगे पेन, ठीक है, तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में जैसे अगर आप देखोगे तो आपको पहला फीचर रिकॉल करते हैं, अभी 6 फीचर है, 7वां अपने आप में स्टैंड अलोन है। 5 मिनट का और है बस टॉपिक, 5 मिनट का और है। तो यहां पे एक बार रिकॉल करो जरा, क्या फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में सबसे पहला फीचर अपन ने क्या देखा, बुक में देखो और रिकॉल करना सारा, कि दो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, हो गए। दूसरा फीचर उसी में से निकल के आया, लड़ बैठेंगे, तो इसीलिए दे आर गवर्निंग द सेम सिटीजंस बट देयर एरिया ऑफ जुरिडिक्शन शुड बी स्पेसिफाइड इन द मैटर्स ऑफ टैक्सेशन, लेजिस्लेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो लड़े ना, इसके लिए उनका मैटर मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के एरियाज को अलग अलग स्पेसिफाई कर दो। दूसरा फीचर। तीसरा फीचर, अगर ये सिर्फ बोल देने से काम चल जाएगा तो कितना अच्छा दुनिया हो जाती, लेकिन ऐसे काम नहीं चलता ना। तो वो जो एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है, तो द जुरिडिक्शन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, उस जुरिडिक्शन को कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना चाहिए कि किसका कितना एरिया ऑफ जुरिडिक्शन है। चौथा पॉइंट क्या है कि चौथा पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि एरिया ऑफ जुरिडिक्शन अलग अलग कर दिया। अब चौथा पॉइंट आपको इसमें से, उसी में से निकल के आएगा कि ये एरिया ऑफ जुरिडिक्शन
एक तरफा बदला नहीं जाना चाहिए। फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज यूनिलेटरली बाय द वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंसेंट से ही बदलो जो आपने लिख दिया है। ठीक है, चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा पॉइंट क्या कि इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर लड़ बैठे तो कोर्ट्स हैव द अल्टीमेट पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, टू इंटरप्रेट द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट की किसके पास कितनी पावर होगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पांचवा पॉइंट हो जाएगा। और छठवां पॉइंट कि ये दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट को चलने के लिए पैसा चाहिए रहेगा, तो वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर करने के लिए वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। तो ये आपको यहां तक 6 पॉइंट्स 6 फीचर समझ में आए कि नहीं बताओ, फटाफट से बताओ, फिर 7वां फीचर उठाएंगे, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। ऑटोनॉमी मतलब थोड़ा सा कह सकते हैं ना आजादी, वैसी वाली चीज कि वो फाइनेंशियली फ्री रहे। 5th पॉइंट तो सिंपल है ना बाबू, कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कहीं डिस्प्यूट ना हो जाए तो उनके डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए कोर्ट्स होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके बताएंगे कि किसके पास कितनी पावर है। डिस्प्यूट मतलब लड़ाइयां। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? छुट्टी कर रहा हूं, जरा मान तो जाओ। लास्ट फीचर और समझ लो बस, क्या कि लास्ट फीचर कल ही उठाना चाह रहे हो। एज यू से 6 के 6 पॉइंट की मैंने समरी दे दी तुम्हें। सारे क्लियर है? चलो जाओ, आजाद किया, जियो अपनी जिंदगी सिमरन। 7वां फीचर मतलब वही है कि उसमें फिर कंफ्यूज हो गए एक साथ में बहुत सारे फीचर जाने में, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करेंगे बस। जुरिस्डिक्शन मतलब एरिया ऑफ, जैसे यहां पे डेफिनेशन भी लिखी देखो, द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। ठीक है, कि एक वो क्षेत्र जिसपे, जैसे हम बोलते हैं ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन क्या है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके जैसे कह सकते हैं कि इंटरनेशनल इश्यूज, बैंकिंग, लीगल, करेंसी, ये सारे मुद्दे जो है नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन पे लॉ बना सकती है। तो दीज आर द एरियाज वेयर द लीगल अथॉरिटी इज विथ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, तो आपकी स्टेट में बिजली, पानी, पुलिसिंग, ये सब स्टेट गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन हो गया। तो ये जुरिस्डिक्शन होता है। इफ फेडरलिज्म वर्क्स ओनली इन बिग कंट्रीज व्हाई डिड बेल्जियम अडॉप्टेड, तो एक चीज समझना, फेडरलिज्म सिर्फ बड़ी या छोटी कंट्री में काम नहीं करता है। फेडरलिज्म हर एक छोटी बड़ी कंट्री में काम करेगा जहां पे आपको पावर शेयर करके स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। ठीक है, तो बेल्जियम चाहे छोटा कंट्री हो वहां पे भी फेडरलिज्म काम करता है, इंडिया चाहे बड़ा कंट्री हो वहां पे भी फेडरलिज्म काम करता है। ठीक है, एम्पायर मतलब क्या होता है ना, जैसे क्रिकेट का एम्पायर होता है, उसी तरह से कि कौन सही है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों के बीच के डिस्प्यूट खत्म करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कोर्ट्स करते हैं। ठीक है, 6 नंबर का सिंपल ये कहता है कि 6 नंबर के फीचर के हिसाब से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड। अब दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट से बोल दिया है कि सरकारें चलाओ, सरकारें कहीं से झुंझुना बजा के थोड़ी ना चलती है, उसके लिए पैसा चाहिए रहता है। तो वो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कहां से पैसा ले सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कहां से पैसा ले सकती है, ये क्लियरली स्पेसिफाइड होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर दोनों में कंसेंट है तो फिर डिस्प्यूट क्यों होंगे। तो लोग लव मैरिज तो कर लेते हैं किस नाम से, कि हाँ हम दोनों चाहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहें, और फिर लव मैरिज करने के बाद में 2 महीने बाद लड़ने लगते हैं। तो पॉइंट क्या है कि वो कंसेंट से ही शादी करी थी ना, फिर डिस्प्यूट क्यों है। तो वैसे ही दोनों में कंसेंट है पावर शेयरिंग का, लेकिन पॉइंट ये कि डिस्प्यूट्स आ सकते हैं, तो वहां पे फिर कोर्ट्स का नाम आता है कि कोर्ट्स क्या करेंगे, उन डिस्प्यूट्स को सेटल करेंगे। समझ गए? चलो 7th पॉइंट नहीं, इंटरप्रेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये होता है कि संविधान की एक तरह से कह सकते हैं ना विवेचना करना, कि संविधान में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या होता है। मतलब पॉइंट ये कि आपको मैंने एक रूल बुक दे दी, आपको वो समझ नहीं आ रही, तो मैं पढ़ के बताऊंगा कि उस रूल बुक में जो लिखा है उसका मतलब क्या है, वो इंटरप्रेट करना होता है। ठीक है, चलो दोस्त, तो इसी बात पे आज का कार्यक्रम यहां समाप्त करते हैं। आज नोट्स ये वाले नहीं दे रहा हूं, एक साथ पूरा हो जाने तो फिर ही नोट्स दूंगा, तो ये वाला पार्ट अपन कल कवर करेंगे, उसके बाद ही नोट्स लेना। 7th पॉइंट होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर, ये सारा सब कुछ एक साथ करने के बाद में। ठीक है, तो आई होप यू गाइस एंजॉयड इट।
तो आज का कार्यक्रम अपन यहां पे करते हैं समाप्त। कल इसी में आगे कंटिन्यू करेंगे, भूलना मत, एक बार रीड करके आना, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। अभी के लिए बाय बाय, जाओ जियो अपनी जिंदगी। गुड नाइट। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।